नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग टाइटल टॉपिक देख ही सकते हैं कि आज हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जी शुरुआत जिस दार्शनिक से, जिस चिंतक से होती है उसका नाम है प्लेटो। तो आज हम प्लेटो के काव्य सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। तो प्लेटो आप लोग जानते ही हैं, आप बचपन से इसका नाम सुना है। सुकरात का शिष्य था और अरस्तु का गुरु था, इत्यादि इत्यादि। ग्रीक फिलॉसफी की दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा नाम प्लेटो ही था। ठीक है, तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत हमने पढ़ने हैं। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, प्लेटो के काव्य सिद्धांतों को पढ़ते हुए, इसका मूल्यांकन करते हुए हमें सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि प्लेटो कोई न तो वो कवि था और न ही वो कोई काव्यशास्त्री था। ठीक है, वो कोई पोएटिक्स पे काम करने वाला व्यक्ति नहीं था, जैसे कि आगे चल करके आप लॉन्जाइनस को, टी.एस. इलियट को, विलियम वर्ड्सवर्थ आदि आदि, I.A. रिचर्ड्स इत्यादि को पढ़ेंगे। तो प्लेटो एक काव्यशास्त्री नहीं था, वो एक राजनीतिक चिंतक था, एक पॉलिटिकल थिंकर था, एक दार्शनिक था। ठीक है, तो उसने जो पूरा जीवन समर्पित किया वो अपने एक ही काम को लेकर के किया कि प्लेटो अपना एक आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है, आइडियल स्टेट वो स्थापित करना चाहता था, आदर्श राज्य वो बनाना चाहता था। ठीक है, और उसने जितने भी अपने विचार दिए, चाहे वो शिक्षा को लेकर दिए हों, चाहे वो कविता को लेकर दिए, चाहे समाज को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के दिए, वो सब इस बात को ध्यान में रखते हुए दिए कि ये वाली चीज़ मेरे आदर्श राज्य के निर्माण में सहायक होगी, इसके लिए फायदेमंद होगी या इसके नुकसान देगी। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें प्लेटो को समझना जरूरी है कि जो भी सिद्धांत हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं वो सब हमें प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने जो भी अपना चिंतन, जो भी अपना विचार दिया वो इस आदर्श राज्य को ध्यान में रखते हुए दिया था। ठीक है, तो प्लेटो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, राजनीतिक चिंतक है। ठीक है, एक दार्शनिक है, फिलोसफर है, चिंतक है। ठीक है, तो प्लेटो की रचनाएं थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसने कौन कौन सी किताबें लिखी। किताबें भी परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी जो भी होगी। तो जैसे पहला है रिपब्लिक, उसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है रिपब्लिक। ठीक है, और रिपब्लिक में ही उसने अपना कविता से संबंधित, काव्य से संबंधित सिद्धांत दिया है। रिपब्लिक हो गया, स्टेट्समैन हो गया। ठीक है, इसके अलावा उसने एक किताब लिखी इयॉन। ठीक है, इसके अलावा सिंपोजियम, और एक किताब है उसकी फीडो। ठीक है, अन्य भी किताबें हैं। तो प्लेटो का जो है ये सारा काम, इन सारी किताबों में उसके सारे के सारे चिंतन, सारा का सारा दर्शन समाहित है। ठीक है, तो मैंने क्यों थोड़ा सा आदर्श राज्य का जिक्र इसलिए किया, क्योंकि उसने जो काव्य से संबंधित सिद्धांत दिया, काव्य सिद्धांत जो भी प्लेटो ने दिया वो आदर्श राज्य को ध्यान में रखते हुए दिया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसने काव्य को लेकर उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाया। क्या दृष्टिकोण अपनाया? उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन दृष्टिकोण अपनाया। इस दृष्टिकोण का मतलब क्या है? उपयोगितावादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि उसने कविता को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में नहीं देखा। ठीक है, उसके लिए कविता मतलब कोई महान चीज़ है, अपने आप में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के उसका कोई मत था नहीं। ठीक है, अगर कविता उसके आदर्श राज्य में हिस्सा बन रही है, उसको बेहतर कर रही है, तो वो अच्छा है, नहीं तो उसको खराब कर दो। यानी कि कविता को किसी और चीज़ के लिए यूज करना, उसको उपयोग की टूल के रूप में इस्तेमाल करना, इस दृष्टिकोण को हम कहते हैं उपयोगितावादी दृष्टिकोण। और एक और दृष्टिकोण उसने काव्य को लेकर के अपनाया, जिसको हम कह सकते हैं नैतिकतावादी दृष्टिकोण। यानी कि अभी हम इसको विस्तार से समझेंगे, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो जो है कविता को यूज करना चाहता था राज्य को नैतिक बनाने के लिए, ज़्यादा मोरालिटी को स्थापित करने के लिए। ठीक है, मोरालिटी वो स्थापित करना चाहता था कविता के माध्यम से। ठीक है, तो इन दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हमें प्लेटो के सिद्धांत को समझना होगा। प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, जिस
जो काव्य सिद्धांत प्लेटो का है उसका नाम है क्या? उसका नाम है अनुकृति सिद्धांत। अनुकृति सिद्धांत, ठीक है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत का नाम क्या है? अनुकृति सिद्धांत। अनुकृति कहें अनुकरण कहें एक ही बात है। तो अनुकरण सिद्धांत प्लेटो ने भी दिया है और अनुकरण सिद्धांत इसके बाद उसके शिष्य अरस्तु ने भी दिया है, ठीक है। अरस्तु ने इसी अनुकृति सिद्धांत में कुछ बदलाव किए, कुछ मूलभूत अवधारणाएं प्लेटो की बदली, उसको थोड़ा सुधारा, उसको इम्प्रूव किया है। जब अरस्तु आएगा तो उसमें पढ़ेंगे, फिलहाल हमें प्लेटो के अनुकृति सिद्धांत पर बात करनी है, ठीक है। एक और चीज़ प्लेटो के बारे में आपको ध्यान रखनी होगी कि प्लेटो दरअसल एक प्रत्ययवादी दार्शनिक है। प्रत्ययवादी दार्शनिक है, ठीक है। अब ये प्रत्ययवादी क्या होता है? प्रत्ययवादी दार्शनिक, प्रत्ययवादी चिंतक वो होता है जो वास्तविक सत्ता, जो यानी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, वास्तविक सत्य जो है विचार को माने, कि विचार जो होता है, जो चेतना होती है वो वास्तविक सत्य है, और जो ये भौतिक जगत है, ठीक है, ये जो मटीरियल वर्ल्ड है वो जो है वास्तविक सत्ता नहीं है, वो क्या है? झूठ है या मिथ्या है, इस सेंस में। तो जो इस बात को मानता हो, जो विचार की सत्ता को अंतिम मानता हो, उसे प्रत्ययवादी दार्शनिक कहते हैं। तो प्लेटो भी क्या था? एक प्रकार का प्रत्ययवादी दार्शनिक है, जो क्या करता है? विचार को परम सत्य मानता है, ठीक है, परम सत्य मानता है। तो इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है ताकि काव्य सिद्धांत को समझने में आपको आसानी हो, कि वो कविता के बारे में जो कुछ आगे कहेगा, बड़े खतरनाक विचार हैं प्लेटो के इसके बारे में, कविता के बारे में, तो वो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक तो आदर्श राज्य, ठीक है, और दूसरा क्योंकि वो विचार को परम सत्य मानता है इस वजह से, ठीक है, और आस्तिक भी है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो ईश्वर को परम सत्य मानता है, ईश्वर को परम सत्य मानता है, ठीक है। विचार कहीं, ईश्वर कहीं, इसको जो है परम सत्य मानता है। इतना समझ लेने के बाद अब हम देखते हैं कि वो दरअसल कह क्या रहा है इस अनुकृति सिद्धांत में, ठीक है। ये किताबें वगैरह याद करनी है भाई आपने, ये 3-4 किताबों का नाम ज़रूर याद रखिएगा, चाहे मैच करने को आए या पूछा जा सकता है कि प्लेटो की किताब कौन सी है इसमें से। इस तरह का क्वेश्चन तो काफ़ी कॉमन होता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर कोई पूछा जाता है तो पहले तो किताब ही पूछी जाती है, दर्शन वर्शन तो बाद में पूछेंगे कि सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। तो ये है, अब डालिए आप लोग इसका जो सिद्धांत है प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक था, आस्तिक भी था, तो ईश्वर को परम सत्य मानता था, ठीक है। तो परम सत्य है आपका ईश्वर, परम सत्य है ईश्वर, ठीक है। और वो कहता था कि जो जगत है, ये जो वर्ल्ड है, जो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत हमें दिख रहा है, पेड़ पौधे, खेत खलिहान, प्रकृति, जानवर, हमारा शरीर, सब कुछ, ये सब कुछ जो है, ये जो जगत है, ये दरअसल क्या है? ईश्वर की अनुकृति है, ईश्वर की अनुकृति है। अनुकृति समझते हैं, अनुकरण समझते हैं, इमिटेशन, इमिटेशन, इमिटेट करना, ठीक है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो आपका अनुकरण करता है, ठीक है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो वो आपके पीछे जो है उसी तरह से उस शब्द को बोलने का प्रयास करता है। आप अपना हाथ उठाएंगे तो हो सकता है बच्चा भी अपना हाथ उठा दे, क्योंकि वो आपको इमिटेट कर रहा है, केवल और केवल आपको फॉलो कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ईश्वर का अनुकरण है ये जगत, ठीक है। और जो काव्य है, जो कविता है, जो साहित्य है, काव्य जो है उस जगत की अनुकृति है, जगत की अनुकृति है, ठीक है। देखो, ईश्वर की अनुकृति है जगत और जगत की अनुकृति है काव्य। तो इसका मतलब क्या है? वास्तविक सत्य जो है आपका ईश्वर हो गया, ठीक है। ईश्वर के बाद आएगा आपका जगत, इसकी अनुकृति हो गई, और तीसरे नंबर की अनुकृति है आपकी काव्य, ठीक है। और क्योंकि ईश्वर परम सत्य है, परम सत्य है, ठीक है, तो काव्य आप देख पा रहे होंगे, काव्य जो है परम सत्य से जो है 3 गुनी दूरी पर है, ऐसा उसने कहा, 3 गुनी दूरी पर है। उसने बोला कि काव्य जो है परम सत्य से 3 गुनी दूरी पर है।
इसको जो है उसने एक और चीज़ कही, त्रिधा अपेत। त्रिधा अपेत एक शब्द और आता है, ये शब्द आए तो समझ लेना प्लेटो की बात हो रही है। 3 गुनी दूरी पर जो है काव्य को माना, तो इसका मतलब काव्य को लेकर के उसका जो विचार था वो कोई बहुत अच्छा विचार नहीं था। उसने काव्य को कोई बहुत वास्तविक चीज़ नहीं माना। उसको कहा कि काव्य जो है एक तरह का क्या है, झूठ है, क्योंकि वो क्या है, अनुकरण का भी अनुकरण है। ठीक है, जगत अनुकरण है इसका और वो भी अनुकरण है। उसने एक और एग्जाम्पल दिया इसमें कि यह अनुकरण दरअसल है क्या। देखो, मूल विचार क्या है, मतलब मूल जो सत्य है वो विचार है। ठीक है, तो जब किसी कारपेंटर के मन में कोई मेज बनाने का विचार आता है, टेबल बनाने का विचार आता है, तो वो दरअसल मूल विचार है, वो परम सत्य है। ठीक है, और जब उस विचार को वो मटीरियलाइज करता है, ठीक है, उसका भौतिकीकरण करता है, जब वो उस विचार के आधार पे 4 बल्लियां 4 लकड़ियां निकालता है, उसके ऊपर एक तख्ती बिछाता है और टेबल बना लेता है। ठीक है, तो वो जो टेबल है वो दरअसल उस विचार का अनुकरण है। ठीक, और अगर कोई पेंटर अपनी पेंटिंग के अंदर उस टेबल का चित्र बनाए, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक टेबल टाइप की बना दूँ, ठीक है, मान लो ये टेबल ही है, ऐसा कुछ टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, माना बहुत ख़राब सा टेबल है लेकिन है, तो ऐसा माना पेंटर ने ऐसा टेबल बना दिया, तो ये क्या है, ये जो है दरअसल उस अनुकरण का भी अनुकरण है। तो मूल सत्य है विचार, भौतिक टेबल है अनुकरण, और उस अनुकरण का भी अनुकरण है वो कला या फिर साहित्य। ठीक है, कला साहित्य काव्य उसको एक ही कैटेगरी का वो मानता है। ठीक है, तो काव्य को लेकर के प्लेटो का विचार कोई बहुत सकारात्मक नहीं है, वो सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता है काव्य को। ठीक है, उसने कहा कि ये क्या है, जगत की अनुकृति है, अर्थात यह क्या है, 3 गुनी दूरी पर है वास्तविक सत्य से, परम सत्य से। ठीक है, उसने ये जरूर स्वीकार किया कि काव्य जो है दैवीय प्रेरणा से होता है, दैवीय प्रेरणा से होता है। काव्य जो है दैवीय प्रेरणा से होता है, यानी कि कवि अगर लिख पा रहा है, कोई कविता कर पाता है, तो उसके पीछे जो इंस्पिरेशन काम कर रही है वो दरअसल उसकी दैवीय कृपा या दैवीय प्रेरणा उसके पीछे काम कर रही होती है। लेकिन ये जो काव्य होता है, काव्य जो है भ्रामक होता है। लेकिन काव्य क्या होता है, भ्रामक होता है, इल्यूजन होता है, सत्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन काव्य क्या होता है, भ्रामक होता है, दैवीय प्रेरणा से जरूर होता है। तो अगर इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि काव्य के संबंध में प्लेटो का निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन से विचार हैं उसके, 3 गुनी दूरी पर है, काव्य भ्रामक होता है, दैवीय प्रेरणा से जरूर होता है। ठीक है, और ये क्या है, काव्य जो है जगत की अनुकृति है, यानी अनुकृति की भी अनुकृति है, अनुकरण है। ठीक है, तो एक विचार तो इसका अनुकरण के बारे में ये है, अनुकरण सिद्धांत इसका ये है। इसके बाद इसी अनुकरण सिद्धांत के अंदर 2-3 अवधारणाएं उसने और दी, 2-3 कॉन्सेप्ट उसने और बनाए, जिसको जो है पहला इसमें से आता है एक आर स्टडी की अवधारणा आती है। आर स्टडी की अवधारणा, ये लिख लीजिए, ये क्या है, आर स्टडी की अवधारणा, इसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है, आवश्यक है। आर स्टडी की अवधारणा, इसमें प्लेटो ये कहता है कि जो कविता होती है वो भ्रामक तो है ही, झूठ तो है ही, सत्य से 3 गुनी दूरी पर तो है ही साथ ये वास्तविक जीवन से भी दूर है। काव्य जो है वास्तविक जीवन से दूर है। क्या है, वास्तविक जीवन से दूर है। ठीक है, और वास्तविक जीवन से क्यों दूर है, क्योंकि कविता जिस क्षेत्र में काम करती है, जिस क्षेत्र में ऑपरेट करती है, वो भावनाओं की दुनिया में है। ठीक है, कि कविता क्या करती है, दरअसल जो काव्य जो करता है वो भावनाओं को उत्तेजित करता है, वास्तविक जीवन से दूर है। क्योंकि यह भावनाओं को उत्तेजित करता है। ठीक है, इमोशन को ट्रिगर करता है, भावनाओं को उत्तेजित करता है, और क्योंकि ये भावनाओं को उत्तेजित करता है, इस वजह से ये क्या करता है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बात उसने कही इसके बारे में, इसलिए यह तर्क को कमजोर करता है, तर्क को कमजोर करता है। ठीक है, लॉजिक को कम कर देता है। जब आदमी बहुत ज़्यादा भावुक होता है, बहुत ज़्यादा इमोटिव हो जाता है, जब इमोशनल होता है व्यक्ति, तो तब वो
लॉजिक से नहीं सोचता, रीजन से नहीं सोचता, ठीक है। तो उसने इसी को बात को कहा कि काव्य जो करता है वो वास्तविक जीवन से दूर हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, भावनाओं को उत्तेजित करता है। और भावनाओं को उत्तेजित करेगा, जब भावनाएं उत्तेजित होती हैं तो कमजोर क्या होगा, तर्क होगा, रीजन होगा। और प्लेटो की पूरे दर्शन में, पूरे उसके अंदर तर्क का बड़ा महत्व है, वो तर्क को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहता है, ठीक है। तो इस वजह से वो तर्क को कमजोर करता है, और जो चीज तर्क को कमजोर कर रही होगी उसके अनुसार वो चीज जो है जीवन के लिए खतरनाक है, वो जीवन के लिए सही नहीं है। और इस वजह से उसने कहा क्योंकि ये तर्क को कमजोर करता है, इसलिए जो मैं आदर्श राज्य बनाना चाहता हूं, जो मेरा आइडियल स्टेट होगा, वो क्या होगा, उसमें जो है कविता को कोई स्थान नहीं होगा। उसमें क्या होगा, कविता के लिए, मेरे आदर्श राज्य के लिए काव्य जो है अपने आप में बुरी चीज है, खराब चीज है। और इस वजह से उसने यहां तक कहा कि आदर्श राज्य में जो आइडियल स्टेट होगा, वहां पर कवियों को, साहित्यकारों को बाहर निकाल देना चाहिए। उनको बाहर निकाल देगा वो अपने आदर्श राज्य के अंदर, अपने आइडियल स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। और ये जो उसने अवधारणा दी, इसी को हम आर स्टडी की अवधारणा कहते हैं, ठीक है। तो तर्क को कमजोर करता है, ठीक है। इसलिए अतः काव्य, अतः मतलब आदर्श राज्य में, ठीक है, अतः आदर्श राज्य में काव्य के लिए कोई स्थान नहीं होगा, काव्य के लिए कोई स्थान नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा, काव्य के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, तर्क को कमजोर कर रहा है। और आदर्श राज्य तभी बढ़िया बन पाएगा जब हर नागरिक क्या होगा, तार्किक होगा, हर व्यक्ति जो है रीजनिंग से सोचेगा, लॉजिकली सोचेगा, ठीक है। इसी में उसने फिलोसफर किंग की अवधारणा दी थी। प्लेटो का फिलोसफर किंग कितना प्रसिद्ध है, वो कहता है कि राजा कैसा होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मानता था, कहता था रिपब्लिक छोड़ो, हटाओ इस सबको, राजा को होना चाहिए फिलोसफर किंग, यानी वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। और जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत लॉजिकल होगा, वो नैतिक तो होगा ही होगा। और इस वजह से नैतिक और फिलोसफर किंग जो है सबसे बढ़िया राजा होगा, इसलिए वो आदर्श राज्य का आदर्श राजा होगा। इस तरह से उसने बात कही। उसका हर दर्शन, शिक्षा को लेकर के भी जो उसके विचार हैं, वो आइडियल स्टेट को ध्यान में रखते हुए हैं, और इसी वजह से काव्य को लेकर के भी हैं, ठीक। तो आदर्श राज्य में काव्य के लिए कोई स्थान नहीं है, तो कवियों को बाहर निकाल देना चाहिए। इसलिए कवियों को, साहित्यकारों को, है ना, कवियों को बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये बात बोली उसने कि कवियों को बाहर निकाल दो, भगा दो यहाँ से, ठीक है। और क्योंकि एक और बात है इसमें, हम ये भी कह सकते हैं, उसने कवियों के बारे में एक और बात कही, बड़ी खतरनाक सी बात कही कि कवि केवल अज्ञानी नहीं है, बल्कि अज्ञान का प्रसारक भी है, ठीक है। एक तो खुद कुछ नहीं आता है इसको, खुद अज्ञानी है, और दूसरा उस अज्ञान को लिख करके उसको लोगों के बीच पहुंचाता भी है। तो अज्ञान का प्रसारक भी है, ऐसा भी प्लेटो मानता था, प्लेटो कहता था, ठीक है। तो कवि केवल अज्ञानी नहीं है बल्कि अज्ञान का प्रसारक भी है, इसलिए बाहर निकालो उसको, ऐसी उसने बात कही, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेटो पूरी तरह से कविता का विरोधी ही था, ऐसा भी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हमने शुरू में एक बात आपको, शुरू के उसमें आपको लिख करके दिया कि उसका कविता के प्रति जो दृष्टिकोण है वो क्या है, नैतिकतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। तो इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उसने एक और बात कही कि ये वाली कविताएं जो भावनाओं को उत्तेजित कर रही हैं, जो इमोशंस को ट्रिगर कर रही हैं, उनके लिए उनको कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कविता नैतिक शिक्षा दे रही हो, ठीक है, मॉरल वैल्यूज पैदा करने लगे, या फिर देवताओं की स्तुति करने लगे, उसका मानना था कि देवताओं की स्तुति से जो है समाज जो है ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा नैतिक होता है। तो उसने कहा कि जिन कविताओं में देवताओं की स्तुति हो और जिसमें नैतिक शिक्षा दी जा रही हो, वही कविता आदर्श राज्य में स्थान पा सकती है, वही कविता अच्छी है। तो ये वाला जो दृष्टिकोण है वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं इसमें कि ऐसी कविता ही महत्वपूर्ण और प्रभावोत्पादक है। या स्टडी की अवधारणा आपने लिख दी
ठीक है, ये कवियों को बाहर निकाल दो, और क्यों निकाल दो ये भी बताया उसने। तो उसका जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है वो क्या है? उपयोगितावादी एवं नैतिकतावादी दृष्टिकोण, नैतिकतावादी दृष्टिकोण, ठीक है। तो उसने ये कहा कि ऐसी कविता ही उपयोगी एवं प्रभावोत्पादक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, प्रभावोत्पादक है जो नैतिक शिक्षा प्रदान करे, ठीक है, नैतिक शिक्षा प्रदान करे तथा जिसमें देवताओं की तथा देवताओं की स्तुति करे, ऐसा बस सीधा सीधा लिख सकते हैं, देवताओं की स्तुति करे। तो वही कविता बढ़िया है, बाकी जो प्यार मोहब्बत की इत्यादि इत्यादि प्रकार की कविताएं हैं वो सारी खराब हैं, ठीक है। तो नैतिकतावादी दृष्टिकोण उसने अपनाया है, ठीक। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट प्लेटो के सारे काव्य सिद्धांत के अंदर है जो बड़ा अंडररेटेड चला जाता है, जनरली लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते नहीं है। उस टाइम पे दरअसल था क्या, आप लोगों ने एक सिद्धांत जरूर सुना होगा, त्रासदी सिद्धांत, जो कि अरस्तु का सिद्धांत है दरअसल। लेकिन ये त्रासदी सिद्धांत आया कहाँ से? देखिए, ग्रीक में एक पुराना ट्रेडिशन था, बहुत पुरानी परंपरा थी, वहाँ पे बहुत तरह के नाटक और बहुत तरह की कविताएं लिखी जाती थी, ठीक है, जिसमें गीत भी था, अलग अलग तरह के नाटक भी थे। लेकिन दो मेजर प्रकार की शैलियाँ, दो मेजर प्रकार की कविताएं, दो मेजर प्रकार के नाटक उस टाइम पे चलते थे। एक को कहते थे कॉमेडी, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं ट्रेजेडी, ठीक है। कॉमेडी का मतलब वो नहीं है जो हम आज समझते हैं, कॉमेडी का मतलब आज हम हास्य के सेंस में लेते हैं कि जो हंसाने वाला कंटेंट है वो कॉमेडी है। और लेकिन कॉमेडी का जो दरअसल मतलब ग्रीक परंपरा में था वो था सुखांत, हैप्पी एंडिंग वाली, और दूसरा ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत, ठीक है। तो कॉमेडी अगर बात हो रही है तो इसका मतलब उसकी एंडिंग जो होगी वो हैप्पी पर होगी, खुशी पर होगी, यानी जो नायक का पक्ष है, जो भला पक्ष है, जो नैतिकता का पक्ष है वो जीतेगा, तो सुखांत हो गया अपने आप ही, ठीक है। और अगर जो नैतिक पक्ष है वो हार गया तो वो होगा आपका दुखांत, यानी ट्रेजेडी, ठीक है। तो उस टाइम पे ट्रेजेडी बड़ी जो है एक बड़ी प्रसिद्ध विधा होती थी। उस टाइम पे क्या होता था कि जो नायक होगा, जो बहुत नैतिक होगा, बहुत कमाल का होगा, और वो कुछ गलतियां करेगा, गलती करने की वजह से वो हार जाएगा, और उसका जो पतन होगा वो बड़ा दुखद पतन होता था, और जो देखने वाले होते थे इस वजह से उनको बहुत रोना आता था। वो ट्रेजेडी है क्योंकि वो त्रासदी देख करके उनका जो है क्या होता था, ये खैर अरस्तु ने ये बात कही कि उनका विरोचन होता है, उसने ट्रेजेडी को अच्छा माना। लेकिन प्लेटो ने ट्रेजेडी, इस त्रासदी को, ये जो त्रासदी प्रकार की ये जो परंपरा है, त्रासदी परंपरा को प्लेटो ने खराब माना। उसने कहा कि ये जो चीज़ है ना ये बढ़िया नहीं है, ठीक है। ये जो दुखांत नाटक या दुखांत कविताएं लिखी जाती हैं या उनका जो मंचन होता है ये जो है समाज के लिए ठीक नहीं है। और उसने ये कहा कि ट्रेजेडी में क्या होता है, त्रासदी में क्या होता है, जो हीरो है, जो नायक पक्ष है, जो नैतिक पक्ष है, जो अच्छाई का पक्ष है, वो जो है हार जाता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि समाज में एक निराशा फैलती है, समाज डिमोटिवेट होता है कि जो नैतिक व्यक्ति है वो तो हार गया, मैंने देखा था नाटक के अंदर, तो नैतिक व्यक्ति भी हारता है, ठीक है। तो उसका मानना ऐसे था कि जो हमें संदेश देना चाहिए कविता में वो ये होना चाहिए कि हमेशा जो है नैतिक पक्ष की जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य हारता है, ये वाला सिद्धांत देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का भला होगा, न कि इससे कि जब हम जो है ट्रेजेडी करा करके लोगों को रुला करके भेज रहे हैं, ठीक है। उसकी उपयोगिता, उसका जो सही मर्म जो दरअसल समझाया वो बाद में चल के अरस्तु ने समझाया, लेकिन प्लेटो ने त्रासदी को क्या माना, अच्छी चीज़ नहीं माना, ठीक है। और इस वजह से उसने जो कैथारसिस, जिसे हम विरेचन कहते हैं, उसको कहा कि ये विरेचन ठीक चीज़ नहीं है। विरेचन मतलब कुल मिलाकर के
भावों का शुद्धिकरण होता है, जिसमें भय और करुणा का भाव आपके जब अंदर आता है, जब आप रोते हैं तो आपका कुल मिलाकर के भाव शुद्ध होते हैं, ऐसा मानना जो है कैथारसिस की अवधारणा में था, जो अरस्तु ने दी थी। तो प्लेटो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता था। उसने कहा कि कैथारसिस वैथारसिस कुछ नहीं होता है, ये जो त्रासदी वाला ये जो चीज़ है वो हमारी भावनाओं को उत्तेजित करती है, और इस वजह से क्या करता है, ये जो दुखांत नाटक हैं, दुखांत कविताएं हैं, ये समाज में निराशा फैलाती हैं। इस वजह से सुखांत वाली जो कविताएं हैं, क्योंकि उसमें अंततः नैतिक शिक्षा भी मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी होंगी, तो इस वजह से वो वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो ट्रेजेडी क्या है, मेरे राज्य के लिए बुरी है। ठीक है, तो ये जो है हम इसमें एक पॉइंट रख सकते हैं त्रासदी के बारे में, इसका जो विचार है। ठीक है, तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण हो गया। त्रासदी संबंधी विचार जो प्लेटो का है, इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं। त्रासदी के बारे में विचार उसने ये कहा कि दुखांत राज्य के लिए बुरा होता है, के लिए बुरा है, क्योंकि यह नागरिकों में निराशा फैलाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, निराशा फैलाता है। ठीक है, सुखांत बेहतर है क्योंकि यह नैतिक शिक्षा देता है, क्योंकि यह नैतिकता की विजय कराता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। नैतिकता की विजय दिखाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोरालिटी को जिताता है जो अंत में। सुखांत बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह से उसने दुखांत को जो है ठीक नहीं माना। और एक और चीज़ हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है जो कैथारसिस जो बात मानते थे, को ट्रेजेडी लोग इसलिए लिखते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इसको देखने से या इसको पढ़ने से जो भावक है या जो पाठक है उसका कैथारसिस हो जाएगा, उसके हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा, भावनाओं का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो वो कैथारसिस के इस सिद्धांत को नहीं मानता था, वो उससे असहमत था। तो उसने ये कहा कि अर्थात मतलब कह सकते हैं कि प्लेटो कैथारसिस को नहीं मानता था। ठीक है, अब ये जो कैथारसिस है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात हम उसके अंदर करेंगे, अरस्तु के अंदर। पहले प्लेटो कैथारसिस को नहीं मानता था, ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। ये है आपके प्लेटो के समस्त काव्य सिद्धांत हैं। तो अगर हमें कंक्लूजन देना होगा प्लेटो के सारे समूचे सिद्धांतों को, अगर हमें समेटना होगा किसी एक या दो वाक्यों के अंदर, तो हम केवल एक वाक्य के अंदर पूरे प्लेटो के सिद्धांत को समझ सकते हैं कि वो कविता को स्वतंत्र सत्ता देने को तैयार नहीं था। वो कविता को कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता था, बल्कि वो कविता को राज्य के अधीन रखना चाहता था। ठीक है, जब वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपना रहा है, एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं नैतिक शिक्षा देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो कविता को कोई बहुत स्वतंत्र चीज़ नहीं मानता था। ठीक है, तो इस वजह से उसका जो दृष्टिकोण है वो उपयोगितावादी है। तो निष्कर्ष अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि प्लेटो काव्य को राज्य की सेवा में रखना चाहता है। ठीक है, प्लेटो काव्य को राज्य की सेवा में रखना चाहता है। उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करता। स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला इसका दृष्टिकोण है। ठीक, और हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कह करके ख़त्म करेंगे इस क्लास को, प्लेटो फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका, कि हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हो सकता है कि उस टाइम पर जो कविताएं लिखी जा रही हों प्लेटो के टाइम पे, वो इसी टाइप की हों कि प्लेटो को कहना पड़ा कि कवियों को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है। कोई भी फिलॉसफी, कोई भी दर्शन जब दार्शनिक जब अपना विचार प्रस्तुत करता है,
तो उस पर अपने देश काल परिस्थितियों, किस तरह की चीज़ें उस टाइम पे हो रही हैं, किस तरह का लिखा जा रहा है, इन चीज़ों का भी तो बड़ा महत्व होगा। तो ये संभावित है, ये बहुत पॉसिबल है कि उस टाइम पे जिस तरह की कविताएं, जिस तरह का साहित्य, जिस तरह का नाटक रचा जा रहा होगा, दिखाया जा रहा होगा, वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रहा होगा, बहुत केवल मनोरंजन टाइप का रहा होगा। ठीक है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर प्लेटो को गोदान पढ़ाया जाता तो वो बहुत प्रशंसा करता, बहुत तारीफ करता, और वो कहता कि साहित्य को, प्रेमचंद को वो कभी अपने आदर्श के राज्य से बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, निराला को कभी नहीं निकालेगा वो बाहर, लेकिन वो केवल जो मनोरंजन करना चाहते हैं, केवल इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, केवल भावनाएं उत्तेजित करके छोड़ना चाहते हैं, उन कवियों को वो शायद संभवतः निश्चित रूप से बाहर निकालना चाहता होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेटो का मूल्यांकन, मैंने थोड़ा सा डिफेंड कर दिया, कहीं आप प्लेटो को लेकर नाराज़ हो जाएं कि कविता को लेकर कवियों को बाहर निकालना चाहता है, ये तो अच्छा आदमी नहीं है। तो ऐसा भी आप जो है कह सकते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लेटो का हमें मूल्यांकन देना होगा। तो कुल मिलाकर के राज्य की सेवा में रखना चाहता है वो। ठीक है, उसकी स्वतंत्र सत्ता उसको स्वीकार नहीं है, क्योंकि अपने आप में वो क्या है, 3 गुनी दूरी पर है। ये बात ध्यान रखना। अनुकरण सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका, और इसके अलावा दृष्टिकोण उसका उपयोगितावादी है, आर्ट स्टडी की वो अवधारणा देता है, और त्रासदी संबंधित उसका जो विचार है, दुखांत के पक्ष में वो खड़ा नहीं है, सुखांत के पक्ष में वो खड़ा है, क्योंकि वो नैतिकता की विजय जो है प्रदर्शित करता है। कैथारसिस को वो नहीं मानता है, वो बोलता है ये कैथारसिस इससे कुछ होता नहीं है, समाज में निराशा ही फैलती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्लेटो, जो कि एक महान दार्शनिक था, महान राजनीतिक चिंतक था, और यहाँ से आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा शुरू होती है। ये पहला दार्शनिक था जिसने रिटर्न रूप में, मतलब इससे पहले भी लोगों ने दिया, लेकिन बहुत व्यवस्थित सिद्धांत नहीं दिया था। प्लेटो ने कम से कम एक व्यवस्थित सिद्धांत काव्य के बारे में दिया। तो इस प्रकार यह हमारा पहला पाश्चात्य काव्यशास्त्री प्लेटो ठहरता है। अगली क्लास में हम लोग अरस्तु के बारे में बात करेंगे। अरस्तु के 3 सिद्धांत, अरस्तु का एक अनुकरण सिद्धांत है, अरस्तु का एक त्रासदी सिद्धांत है, और उसी त्रासदी सिद्धांत से एक सिद्धांत और निकलता है, उसको विरेचन सिद्धांत कहते हैं, जिसे हमने यहाँ कैथारसिस कहा है। ठीक है, तो अरस्तु को समझ लेंगे तो हम प्लेटो को भी और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।